हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है कि एमपी ऑनलाइन स्टडी पर एमपी जीके से रिलेटेड वीडियो अपलोड की जाती हैं, तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, जो है हमारा मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल। हम आज पूरा डिस्कशन करने वाले हैं मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल पर। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश के, अगर पर्यटन स्थल की हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको मैप के अकॉर्डिंग भी जो है इसको समझाने की कोशिश आज मैं करने वाला हूँ। तो हम मैप के अकॉर्डिंग भी करने वाले हैं, और जो हमारे इंपॉर्टेंट पर्यटन स्थल जो रहने वाले हैं एमपी के, उसमें जो इंपॉर्टेंट मैंने फैक्ट भी लिखे हुए हैं, तो उस पर भी हम जो है आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमको थोड़ा सा जो है ओवरऑल जो है एमपी के बारे में पता होना चाहिए, एमपी के पर्यटन के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एमपी के पर्यटन की, तो लगातार कई वर्षों से अगर हम देखें तो एमपी जो है अपने पर्यटन स्थल पर जो है अच्छा खासा कार्य कर रहा है। तो उसी से रिलेटेड जो है मध्य प्रदेश के पर्यटन की अगर बात करें तो आने वाली सभी एग्जामों में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करें अगर मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन नीति की, तो मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थल को बनाए रखने के लिए, पर्यटन स्थलों को सुरक्षित रखने के लिए और उन्हें सुंदर बनाने के लिए कई प्रकार की नीतियां मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाई जाती हैं, जिसके अंतर्गत कुछ नीतियां मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, जिसको याद करना एमपीपीएससी लेवल के अकॉर्डिंग और अन्य बड़ी एग्जामों के अकॉर्डिंग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, प्रथम पर्यटन नीति 1995 में लाई गई थी। तो आपको याद रखना है कि प्रथम पर्यटन नीति जो है 1995 में लाई गई थी। इको एवं एडवेंचर नीति 2000 में लाई गई थी। इको एवं एडवेंचर नीति जो है वो 2000 के अंतर्गत लाई गई थी, और हेरिटेज पर्यटन नीति जो है 2002 में लाई गई थी। हेरिटेज पर्यटन नीति जो है वो 2002 में लाई गई थी। इसके बाद बात करें, नवीन पर्यटन नीति 2010 में लाई गई थी। नवीन पर्यटन नीति 2010 में लाई गई थी, और जल पर्यटन नीति 2017 में लाई गई थी। जल पर्यटन नीति कब लाई गई थी? 2017 में लाई गई थी। बात करें हम इसके बाद, राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1978 में की गई थी। कब की गई थी? 1978 में की गई थी। राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1978 में की गई थी। इसके बाद देखेंगे, मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 12 जुलाई 2005 को जो है मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की स्थापना 22 फरवरी 2005 को की गई थी। तो आपको 12 जुलाई 2005 भी याद रखना है, और 12 जुलाई 2005 भी याद रखना है, 22 फरवरी 2005 भी याद रखना है। बात करें हम जितनी भी नीतियां या जितने भी हमने बोर्ड पढ़े या जो निगम पढ़े हैं, जिनका सभी का कार्य क्या है? मध्य प्रदेश में पर्यटन को जो है बढ़ावा देना, पर्यटन स्थलों को सुरक्षित रखना और उन्हें जो है सुंदर बनाना। ये देखें तो हम सभी राज्य नीतियों का जो है मुख्य उद्देश्य है। आप बात करें चाहे प्रथम पर्यटन नीति की, इको एवं एडवेंचर नीति की, तो एडवेंचर जैसे कि हम किसी चीज को देखने जाते हैं तो उसको सुंदर बनाना, इको वहां का जो वातावरण है उसको सुंदर बनाना। हेरिटेज के अंतर्गत आते हैं जो है ना, विश्व धरोहर के अंदर आते हैं। नवीन पर्यटन नीति बनाना, नए नए जो आप देख सकते हैं जो किले हैं अभी जो ध्वस्त पड़े हुए हैं या उतने अच्छी जो है व्यवस्थित नहीं है, तो उनको व्यवस्थित करना, ये नवीन पर्यटन नीति के अंतर्गत आता है। जल पर्यटन नीति, जिसके अंतर्गत जल को भी जो है सुरक्षित रखना, ये सब पर्यटन नीति के अंतर्गत आता है। आपको इसकी डेट याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें, पर्यटन विकास निगम द्वारा चिन्हित कुल पर्यटन स्थल, आप बात करें अगर पर्यटन विकास निगम द्वारा कुछ पर्यटन स्थलों को चिन्हित किया गया है, अगर हम बात करें उनकी संख्या जो है वो आपको देखने को मिलेगी 382 आपको जो है पर्यटन स्थल देखने को मिलेंगे, जिसको पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। इसके बाद बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यटन। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यटन जो है उनकी संख्या 20 है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यटन, इनकी संख्या आपको 20 देखने को मिलती है। सर्वाधिक देखा जाने वाला पर्यटन, अगर बात करें सर्वाधिक देखा जाने वाला पर्यटन, तो वो हो जाएगा खजुराहो। क्या हो जाएगा आपका? खजुराहो हो जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला पर्यटन होता है। तो आपको ये पॉइंट बिल्कुल याद ही रखना है कि सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला पर्यटन क्या हो जाएगा? खजुराहो हो जाएगा। बात करते हैं राष्ट्रीय पर्यटन सम्मान। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एमपी लगातार पर्यटन
पर्यटन के क्षेत्र में अत्यधिक सुंदर कार्य कर रहा है, जिसके तहत उसको पर्यटन के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय पर्यटन सम्मान 2017 से भी सम्मानित किया गया था। लगातार 3 साल से अगर हम बात करें, इसको राष्ट्रीय पर्यटन सम्मान दिया जा रहा था, जिसके तहत जो है इसको 3 बार पर्यटन सम्मान के लिए हॉल ऑफ फेम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसको हॉल ऑफ फेम अवार्ड इसीलिए दिया गया क्योंकि ये लगातार 3 बार राष्ट्रीय पर्यटन सम्मान से सम्मानित हो रहा था। इसके तहत ही इसको जो है हॉल ऑफ फेम अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के 4 इको पर्यटन क्षेत्र की बात करें तो आप भोपाल क्षेत्र देखेंगे, आप जबलपुर क्षेत्र देखेंगे, आप रीवा क्षेत्र देखेंगे और आप इंदौर क्षेत्र देखेंगे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट जाता है। आप बात करें इंदौर क्षेत्र की तो आपको धार देखने को मिलता है, महेश्वर देखने को मिलता है ना। आप अगर बात करें इंदौर क्षेत्र की तो आपको मांडू देखने को मिलता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है या मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थान जो है वो आपको देखने को मिलते हैं इंदौर क्षेत्र में। इस तरह भोपाल क्षेत्र में भी आपको जो है कई प्रकार की मस्जिद, जामा मस्जिद देखने को मिलती है। कई प्रकार के ऐसे स्थल आपको देखने को मिलते हैं जो आने वाली एग्जामों में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बात करें रीवा तो रीवा पन्ना का पठार आ जाएगा, यहाँ पर आपको है ना चित्रकूट आ जाएगा यहाँ पर। तो ये मोस्ट, जबलपुर की बात करें तो दुग्धधारा, धुआंधार जबलपुर है ना, नर्मदा नदी है ना, जोजिला नदी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थल आपको यहाँ, भेड़ाघाट, ये सारी चीजें, इसलिए इनको जोन में जो है क्षेत्रों में जो विभाजित किया गया है। बात करें मध्य प्रदेश के 4 इको पर्यटन या इको क्षेत्र की बात करें तो उसमें आ जाएगा भोपाल क्षेत्र, रीवा क्षेत्र, इंदौर क्षेत्र और जबलपुर क्षेत्र। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि आपके मध्य प्रदेश पर्यटन स्थल से संबंधित थे। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल। बात करें अगर मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल तो मैप के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, मांडू जो आपका धार में हो जाएगा, महेश्वर जो महाकालेश्वर जो उज्जैन में हो जाएगा, भोपाल हो जाएगा, चंदेरी आपका अशोकनगर में हो जाएगा, सांची हो जाएगा आपका भीमबेटिका की गुफा, महेश्वर जो हो जाएगा खरगोन में हो जाएगा, ओमकालेश्वर खंडवा में हो जाएगा, पंचमढ़ी जो है होशंगाबाद में हो जाएगा, भेड़ाघाट जबलपुर में हो जाएगा, अमरकंटक जबलपुर में हो जाएगा है ना, ये सीधी में हो जाएगा, चित्रकूट आपका जो है पन्ना में हो जाएगा, तो ये सतना में हो जाएगा चित्रकूट है ना, खजुराहो जो है वो छतरपुर में हो जाएगा है ना, ओरछा आपका टीकमगढ़ में हो जाएगा। तो इन पर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम, सबसे पहले हो जाएगा मांडू। बात करें अगर हम मांडू तो मांडू का किला भी आपको देखने को मिलता है जो कि धार के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले आपका जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका मांडू। बात करें मांडू की तो मांडू आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलता है धार में। और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो मांडू में ही आपको जहाज महल देखने को मिलेगा, रानी रूपमती का महल भी आपको यहीं देखने को मिलेगा, जामा मस्जिद भी आपको देखने को मिलेगी और हिंडोला का महल भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये 4 पॉइंट आपको मांडू से याद रखना है। मांडू जो आपका पर्यटन स्थल है जो कि धार के अंतर्गत आता है, जिसमें आप जामा मस्जिद देखेंगे, रानी रूपमती का महल देखेंगे, जामा मस्जिद के बाद जहाज महल देखेंगे और हिंडोला महल देखेंगे। तो इतना आपको जो है मांडू धार से याद रखना है। मांडू धार के बाद बात करते हैं तो आता है आपका महाकालेश्वर। आप देख सकते हैं महाकालेश्वर जो उज्जैन के अंतर्गत आता है। बात करें महाकालेश्वर की तो यहाँ आपको एक ज्योतिर्लिंग भी देखने को मिलेगा, भैरवगढ़ की मंदिर भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। तो ज्योतिर्लिंग भी आपको महाकालेश्वर में देखने को मिलेगा और भैरवगढ़ का मंदिर भी आपको महाकालेश्वर में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको भृतहरि की गुफाएं भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। कि क्या देखने को मिलेगी, भृतहरि की गुफाएं भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, महाकालेश्वर उज्जैन। तो याद रखना है महाकालेश्वर उज्जैन हो जाएगा, मांडू आपका धार हो जाएगा और महाकालेश्वर उज्जैन हो जाएगा। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा महाकालेश्वर। महाकालेश्वर की बात करें अगर हम चंदेरी की तो आप देख सकते हैं कि अशोकनगर के अंतर्गत जो आपकी चंदेरी आती है जो कि साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। बात करें चंदेरी जो कि अशोकनगर में आता है और इधर आपको चंदेरी दुर्ग भी देखने को मिलेगा, चंदेरी का एक अच्छा बेहतरीन आपको किला भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ चंदेरी की आपको साड़ियाँ भी प्रसिद्ध देखने को मिलेंगी। तो चंदेरी से आपको सिर्फ पॉइंट क्या याद रखना है, चंदेरी दुर्ग देखने को मिलेगा, चंदेरी अशोकनगर के अंतर्गत आता है, अशोकनगर जिला के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है। तो चंदेरी भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यटन हो जाता है। चंदेरी की बाद अगर हम बात करें तो आपको ओरछा देखने को मिलता है। ओरछा जो आपको टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। ओरछा जो आपका टीकमगढ़
जिले के अंतर्गत आता है। इसकी अगर हम बात करें तो आपको दो चीज यहाँ पर देखने को मिलती है, एक हो जाएगा रामलीला मंदिर और दूसरा हो जाएगा आपका जहांगीर महल। तो दो चीज आपको देखने को मिलती है, एक रामलीला मंदिर और दूसरा हो जाएगा आपका जहांगीर महल। तो ये दोनों ही आपको ओरछा में देखने को मिलते हैं। और ओरछा की बात करें तो ये टीकमगढ़ में है। ओरछा टीकमगढ़ में है, इतना याद रखना है। चंदेरी अशोकनगर में है, इतना याद रखना है। मांडू धार के अंतर्गत आता है, इतना याद रखना है आपको। ये आप पॉइंट इतना तो आपको याद ही रखना है। साथ ही साथ आप ओरछा में याद रख सकते हैं जो टीकमगढ़ के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आपको जो है रामलीला मंदिर देखने को मिलता है और सेकेंड आपको जहांगीर महल देखने को मिलता है। तो इतना आपको जो है ओरछा से याद रखना है। ओरछा के बाद अगर हम बात करें तो आप यहाँ देखेंगे भोपाल। बात करें अगर भोपाल की तो भोपाल के अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। भोपाल में आपको जो है ताजुल मस्जिद देखने को मिलेगी, जामा मस्जिद देखने को मिलेगी, भारत भवन देखने को मिलेगा, मानव संग्रहालय देखने को मिलेगा। तो याद रखना आपको जामा मस्जिद भोपाल में देखने को मिलेगी, ताजुल मस्जिद भोपाल में देखने को मिलेगी, भारत भवन भोपाल में देखने को मिलेगा और मानव संग्रहालय भोपाल में देखने को मिलेगा। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट भोपाल से हो जाएंगे जो कि एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में है। भोपाल के बाद अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा खजुराहो। खजुराहो की बात करें जो छतरपुर के अंतर्गत आता है। बात करें अगर खजुराहो की तो जो अपना छतरपुर के अंतर्गत आता है। खजुराहो की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको जो है कंदरिया महादेव का मंदिर देखने को मिलेगा, कंदरिया महादेव का मंदिर देखने को मिलेगा, विश्वनाथ का मंदिर देखने को मिलेगा, 64 योगिनी मंदिर देखने को मिलेगा और साथ ही साथ पार्श्वनाथ का मंदिर भी देखने को मिलेगा। तो इतने प्रमुख मंदिर जो हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? खजुराहो में देखने को मिलेंगे, छतरपुर। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, आपको कंदरिया महादेव का मंदिर देखने को मिलेगा खजुराहो में, विश्वनाथ मंदिर देखने को मिलेगा खजुराहो में, 64 योगिनी मंदिर देखने को मिलेगा और साथ ही साथ पार्श्वनाथ का मंदिर देखने को मिलेगा। तो इतने मंदिर जो हैं वो आपको कहाँ देखने को मिल जाएंगे? खजुराहो में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं चित्रकूट। चित्रकूट की अगर हम बात करें तो चित्रकूट सतना के अंतर्गत आता है जो कि एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। और अगर चित्रकूट की बात करें तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है अब्दुल रहीम खाने खान की जन्मभूमि है। अब्दुल रहीम खाने खान की जन्मभूमि आपको कहाँ देखने को मिल जाएगी? चित्रकूट में देखने को मिल जाएगी। तो इतना आपको इसमें याद रखना है चित्रकूट से, जो सतना के अंतर्गत आता है और अब्दुल रहीम खाने खाने की जो है जन्मभूमि वो हो जाएगी चित्रकूट हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं व्हाइट टाइगर सवारी। व्हाइट टाइगर सवारी बात करें अगर हम व्हाइट टाइगर सवारी की तो ये आपको सतना में देखने को मिलता है। और व्हाइट टाइगर सवारी की बात करें तो सफ़ेद टाइगरों के लिए जो है एक क्षेत्र फेमस है यहाँ पर जिसका नाम है मुकुंदरपुर। मुकुंदरपुर की अगर हम बात करें तो ये सफ़ेद टाइगरों के लिए फेमस है जो आपके सतना के अंतर्गत आता है। इसीलिए इस क्षेत्र को जो है वो व्हाइट टाइगर सवारी के नाम से जाना जाता है और एक पर्यटन के रूप में स्थापित है। व्हाइट टाइगर सवारी के रूप में जाना जाता है और एक पर्यटन के रूप में स्थित है जो कि आपका सतना के अंतर्गत आता है। बात करें सतना में तो सफ़ेद टाइगर यहाँ पर जो हैं मुकुंदरपुर में देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करते हैं अमरकंटक जो कि आपका अनूपपुर के अंतर्गत आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, जोजिला नदी का उद्गम स्थल और थोड़े से आगे आप सोन नदी भी देख सकते हैं जिसका उद्गम स्थल अमरकंटक से होता है। साथ ही साथ आपको यहाँ कपिल धारा जलप्रपात देखने को मिलेगा, दुग्ध धारा जलप्रपात देखने को मिलेगा और थोड़ा सा आगे अगर आप पहुँचेंगे जबलपुर में तो भेड़ाघाट भी आपको नर्मदा नदी पर देखने को मिलेगा। तो अमरकंटक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे पहला तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, जोजिला नदी का उद्गम स्थल है और साथ ही साथ आप देखेंगे तो कपिल धारा, दुग्ध धारा जलप्रपात ये दोनों आपको जो है वो अमरकंटक में देखने को मिलते हैं। बात करें अमरकंटक की तो ये जो है आपको अनूपपुर में देखने को मिला। अमरकंटक की अगर ऊंचाई की भी हम बात करें तो औसतन जो है यहाँ पर जो है 900 मीटर जो है इसकी ऊंचाई जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका अमरकंटक।
अमरकंटक की बात करते हैं। भेड़ाघाट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, भेड़ाघाट जो है वो नर्मदा नदी पर है, जबलपुर के अंतर्गत आता है और ये एक प्रकार का जलप्रपात है। क्या हो जाएगा आपका? जलप्रपात हो जाएगा। भेड़ाघाट की बात करें तो भेड़ाघाट आपका जो एक पर्यटन स्थल है ये आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा। बात करें भेड़ाघाट की तो ये आपको नर्मदा नदी पर देखने को मिलेगा जो कि एक जलप्रपात हो जाएगा। तो इतना आपको जो है वो भेड़ाघाट से याद रखना है। बात करें सांची तो सांची का स्तूप जो कि विश्व प्रसिद्ध है, इसको भी याद रखना है। सांची का स्तूप आपको रायसेन में देखने को मिलता है जो कि एक बौद्ध स्तूप है ना। तो बौद्ध स्तूप है, ये भी आपको याद रखना है। और साथ ही साथ सांची जो है वो रायसेन के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है। सांची इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बौद्ध स्तूप स्थापित किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ सांची जो है मैप के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं, ये है सांची, ये मैंने आपको भेड़ाघाट बताया और ये मैंने अभी आपको अमरकंटक बताया। तो सांची रायसेन बौद्ध स्तूप के लिए ये प्रसिद्ध हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर आता है हमारा पंचवटी। पंचवटी की अगर हम बात करें तो पंचवटी आपको होशंगाबाद में देखने को मिलेगी। होशंगाबाद जिले के अंतर्गत पंचवटी आती है। तो पंचवटी की बात करें तो यहाँ पर आपको दो चीज़ इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी, एक धूपगढ़ देखने को मिलेगा और दूसरा आपको जो है चौरागढ़ देखने को मिलेगा। धूपगढ़ देखने को मिलेगा और दूसरा आपको चौरागढ़ देखने को मिलेगा। तो धूपगढ़ और चौरागढ़ ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही साथ जटाशंकर भी आपको देखने को मिलेगा, जटाशंकर का मंदिर देखने को मिलेगा और पांडव गुफा आपको देखने को मिलेगी। तो जटाशंकर का मंदिर और पांडव गुफा ये दो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा फैक्ट आपका पंचवटी के साथ ही। और पंचवटी में इसके साथ आप क्या याद रख सकते हैं? धूपगढ़ याद रख सकते हैं और साथ ही साथ जो है चौरागढ़ भी याद रख सकते हैं। बात करें पंचवटी की तो होशंगाबाद जिले के अंतर्गत ये आता है। तो इतने पॉइंट आपको पंचवटी से याद रखना है। फिर बात करते हैं भीमबेटका की गुफाएं। तो भीमबेटका की गुफाएं जो है मैप के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ये हो जाएंगी भीमबेटका की गुफाएं। बात करें अगर हम भीमबेटका की गुफाएं तो आपको जो है भीमबेटका की गुफाएं रायसेन में देखने को मिलेगी। रायसेन में आपको भीमबेटका की गुफाएं देखने को मिलेगी। साथ ही साथ प्राचीन शैल चित्र भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। कई प्रकार के चित्र जो हैं जो प्राचीन हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे भीमबेटका की गुफाओं में। साथ ही साथ इसको जो है विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है या क्वेश्चन हो जाता है कि भीमबेटका की गुफाओं को जो है वो हमने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। बात करें अगर विश्व धरोहर की सूची के अंतर्गत भीमबेटका की गुफाओं को शामिल किया गया है जो कि रायसेन के अंतर्गत आता है। तो इतने पॉइंट आपको इसमें याद रखना है। अब बात करते हैं महेश्वर की। बात करें महेश्वर की तो ये आपको खरगोन में देखने को मिलेगा। खरगोन जिले के अंतर्गत महेश्वर आता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको शिवलिंग देखने को मिलेगा और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सहस्त्रधारा जलप्रपात देखने को मिलेगा जो नर्मदा नदी के अंतर्गत है। किस नदी के अंतर्गत है? नर्मदा नदी के अंतर्गत है सहस्त्रधारा जलप्रपात। ये भी आपको देखने को मिलेगा। महेश्वर की अगर हम बात करें तो खरगोन के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये आता है आपका ओंकालेश्वर। अगर ओंकालेश्वर की बात करें तो ये खंडवा में आता है और यहाँ पर जो है आपको एक ज्योतिर्लिंग देखने को मिलेगा। तो अगर हम ओंकालेश्वर की बात करें जो मंधना का एक क्षेत्र है वहां आता है और खंडवा में मंधना क्षेत्र आता है। तो ओंकालेश्वर आपका खंडवा हो जाएगा। ओंकालेश्वर आपका कहाँ हो जाएगा? खंडवा हो जाएगा। और अगर पॉइंट की बात करें तो ज्योतिर्लिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इतने जो पॉइंट थे हमारे, ये हमारे आज के मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों से थे। इसके अतिरिक्त जो है पर्यटन से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको? अगर वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है हमारी वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल तक सर्कुलेट करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।